Assalamu alaikum. This is the class of artificial intelligence today, Friday, 9 a.m. the first session of today. बिलाल आपने ज्वाइन किया है, काइंडली मुझे बता दें आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप तक? स्क्रीन भी मैंने शेयर की है, इफ़ दैट्स विजिबल काइंडली उसको भी कंफर्म कर दें. लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, बाकी ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट. ऑलराइट बिलाल, आवाज़ मेरी आ रही है? यू आर इन द क्लास. बाकी लोग किसी ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक. आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट. आपने होपफुली मैसेज किया होगा, रब्ता हुआ है किसी से? वेयर आर एवरीवन? We will just start. Hopefully the people will join. Okay, we are starting with our chapter 2 today. Actually, we studied history of artificial intelligence in our yesterday's class. We finished up that lecture. गूगल ड्राइव के ऊपर जो मैंने आपको लिंक दिया था उसके ऊपर मैं सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे वो भी रखता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि जब हम इस क्लास को फिनिश करें या जब ये क्लासेस हम ले रहे हैं और जब मैं लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो यू कैन स्टडी दोज इन योर ओन टाइम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद रैशनल एजेंट्स. इससे पहले हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में. उसमें भी एक हमने ये डेफिनेशन काइंड ऑफ लाइक पढ़ी थी. We studied about agents, okay, what is an agent and what is a rational agent especially. A rational agent, like we said in our yesterday's class, was agent का मैंने आपको पहले ये बताया था कि that a person or a machine, a thing that acts, and rational agent is a machine or an entity that acts according to for maximizing the utility. So that the maximum output is achieved. आज हम बात करेंगे रैशनल एजेंट्स की. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रैशनल एजेंट्स. हाउ डू दीज रैशनल एजेंट्स वर्क एंड सो ऑन. So first of all, let's try to understand its definition. An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators. सो दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एजेंट के या रैशनल एजेंट के. दो बड़े एस्पेक्ट हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर मशीन कह लें उसको या एनी अदर कंप्यूटर प्रोग्राम कह लें, एनी अदर दैट थिंग, एन एजेंट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट. इन शॉर्ट, एन एजेंट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट. This is what an agent does. Now, according to artificial intelligence definition of agent, यानी कि जिस तरह के agents हम पढ़ेंगे उसमें हमने ये समझना है कि an agent when takes an input, it's not like कि मैं उसको कोई नंबर दे रहा हूँ या मैंने उसको कोई इनपुट में अल्फ़ाबेट दिया है whatever. उस एजेंट का काम ये है कि वो अपने इन्वायरमेंट में चीज़ों को परसेप्ट करे. इन्वायरमेंट में दी गई चीज़ों को परसेप्ट करे. परसेप्ट का मतलब क्या होता है? उनको रीड करे, उनसे खुद इनपुट ले कि उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी उनकी क्या स्टेटस है वगैरह वगैरह. इन्वायरमेंट को रीड करे और उस इन्वायरमेंट को रीड करने के बाद अकॉर्डिंगली डिसीशन ले कि उस इन्वायरमेंट पर क्या आउटपुट होनी चाहिए या क्या एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए. सो रीडिंग इट आउट अगेन, एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट. क्या करता है एजेंट? हर वो चीज़ जो कि ये देखे, जो कि इस तरह से ऑब्जर्व की जाए कि इट इज़ परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट. वो अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही है, पढ़ रही है एजेंट जो है, थ्रू सेंसर्स. किसके थ्रू? कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है, किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को रीड करेगा? बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ गैजेट्स, जिसको हम सेंसर्स कहते हैं. सेंसर्स को यूज़ करते हुए वो अपने एनवायरनमेंट को रीड करे
और फिर एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स, और फिर उस एनवायरनमेंट पर एक्ट करे यूजिंग एक्चुएटर्स। ये एक टोटल सिनेरियो है ऑफ एन एजेंट। जिस तरह से आपको नीचे दी गई डायग्राम अगर नज़र आ रही है, तो इसको अगर आप और से देखें तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एनवायरनमेंट एंड दिस इज़ द एजेंट, वट एवर एजेंट दैट इज़। इस एजेंट ने क्या करना है, इस एजेंट ने सेंसर्स के थ्रू, ये समझें ये सेंसर्स हैं, ये कैसे परसेप्ट कर रहा है इस चीज़ पर हम फिलहाल बहस नहीं कर रहे, इट्स अ ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन मार्क। कैसा कर रहा है इस पर हमारी बहस नहीं है, बट इट डज कि सेंसर्स के थ्रू वो अपने इन्वायरमेंट को परसेप्ट कर रहा है, यानी इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहा है एजेंट बाय यूजिंग इट्स सेंसर्स। जब वो इसकी स्टडी कर लेता है तो फिर वो इस सेंसर से दी गई इनपुट को प्रोसेस करता है और वॉट एवर, अगेन दैट्स अ ब्लैक बॉक्स, उसको प्रोसेस करता है और वो देखता है कि इस इन्वायरमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आई है वो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन पर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और जो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो अपने एक्चुएटर्स के थ्रू, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, कोई भी एक्चुएटर हो सकता है, ये इस इमेज में ये सिर्फ ये दिखाया गया है कि ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करते हुए वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्चुएटर्स के थ्रू वो एक्शन परफॉर्म करे उस एनवायरनमेंट पर। दिस इज एन एजेंट। सो लाइक आई सेड, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एजेंट के। सबसे पहला ये कि वो परसेप्ट करेगा एनवायरनमेंट को, और दूसरा ये कि वो एक्ट करेगा उस एनवायरनमेंट पे। परसेप्ट किस तरह से करेगा, इट विल यूज इट्स सेंसर्स, और एक्ट किस तरह से करेगा, इट विल यूज इट्स एक्चुएटर्स, राइट। एंड हाउ डज इट डिसाइड कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है वगैरह वगैरह, दैट्स नॉट, फिलहाल हमारी इस बात पर बहस शुरू नहीं हो रही। सो मूविंग ऑन, दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट। सो जिस तरह कल की क्लास में भी मैं थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स इसकी ले रहा था, वैक्यूम एजेंट। वैक्यूम एजेंट का काम क्या है? वैक्यूम एजेंट अगेन दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक एजेंट है तो इसका एक काम है परसेप्शन और एक काम है एक्शन। परसेप्शन क्या करना है, जिस तरह वैक्यूम क्लीनर होता है, वो वैक्यूम क्लीनर का परसेप्शन क्या है, उसने क्या परसेप्ट करना है, क्या रीड करना है अपने एनवायरनमेंट्स में, लोकेशन और उसका स्टेटस, यानी कि वो है कहाँ पर और उस लोकेशन का स्टेटस क्या है, यानी कि आया वो जगह जहाँ पर वो है वो डर्टी है या क्लीन है। ये वैक्यूम क्लीनर का गोल होता है। एज फॉर एग्जांपल दिस इज एन इनपुट, अ परसेप्शन ऑफ एन एनवायरनमेंट, कि भाई दिस इज एट लोकेशन ए एंड इट इज़ डर्टी, द स्टेटस ऑफ लोकेशन ए इज़ डर्टी। इसी तरह से हो सकता है कि वो सर्टेन दूसरी लोकेशन पर पहुंचता है, लोकेशन बी पर, और दैट लोकेशन इज़ क्लीन, तो उसके लिए परसेप्शन उसका क्या होगा, दैट दिस इज़ अ लोकेशन बी एंड इट इज़ क्लीन। Now what actions can this vacuum agent perform? It can perform one of 1, 2, 3, 4 actions. Sorry, excuse me. Yeah. So it can perform these actions. It can move left, move right. It can suck, which means the vacuum cleaner when tries to clean it, it will suck out all the dirtiness from that specific location. And no op is that no operation is required. For example, if the place is clean, then no operation is required. What is the function of this vacuum agent? The function, which means the decision making capability of this vacuum agent, works like this, that it will take this as a perception, location and status, what location is it on and what is the status of this location. It will take this as a perception, just like you how you pass an argument to a function, and this is the argument, this is the input to a function, that this is the location that you are at and this is the status of that location, and it returns an action. और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये प्रोसेस होने के बाद रिटर्न क्या करेगा, कि ये बताया जाएगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है इस एजेंट ने। सो इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू डर्टी, अगर ये स्टेटस डर्टी आता है तो देन सक, विच मीन्स कि इसने क्लीन करना है वहाँ से जो डर्टीनेस है, जो मिट्टी वगैरह है, उसको सक करना है। एल्स इफ, अगर ऐसा है कि लोकेशन इक्वल्स टू ए देन टर्न राइट, एल्स इफ लोकेशन इक्वल्स टू बी देन टर्न लेफ्ट। अगर लोकेशन डर्टी है तो अपना वो काम करे, क्लीन करे, सक करे। अगर लोकेशन ए है
तो टर्न राइट करे, अगर लोकेशन बी है तो टर्न लेफ्ट करे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंक्शन दैट द वैक्यूम एजेंट रिक्वायर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड दिस विल रिटर्न वन ऑफ दीज थ्री एक्शंस 1 2 3. there is no operation because there is no else block here. if you think कि कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें ना ही ये हो ना ही ये हो ना ही ये हो, then you can put up an else block and you can write just के if else no operation is required, no action is required. so again वही एजेंट की डेफिनेशन लेते हुए हम यहाँ पर दोबारा इसको देखते हैं कि एजेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है कि परसेप्शन एंड देन एक्शन. so it percept this status and location और उसकी बेस के ऊपर प्रोसेस करके it returns an action. these are the two main aspects of an agent. now what are rational agents? जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में भी इसकी देखी थोड़ी सी डेफिनेशन. फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस अ रैशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर. व्हाट इट्स एक्चुअली सेइंग. इस इंग्लिश पर आने से पहले थोड़ी सी बात दोबारा इसी लेक्चर इसी स्लाइड पर मैं आता हूँ. हर एक सिचुएशन की बेस पर कोई एक्शन होना चाहिए. जितनी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, जितने पॉसिबल सिनेरियोज इनकाउंटर कर सकता है आपका एजेंट, हर एक के लिए कोई ना कोई एक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए. फॉर एवरी पॉसिबल सिनेरियो देयर शुड बी एन एक्शन. लेकिन सिर्फ कोई एक्शन नहीं बल्कि सिर्फ वो एक्शन होना चाहिए जो कि उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, जो कि उस मशीन की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें. दैट काइंड ऑफ वर्क देयर शुड बी. यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि रैशनल एजेंट क्या होता है. अभी तक तो एजेंट की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि रैशनल एजेंट ये कह रहा है कि फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस, यानी कि जिस तरह की इनपुट आ सकती है, अगर 1000 तरह की इनपुट आ सकती हैं तो 1000 तरह की इनपुट के लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन एटलीस्ट डिसाइडेड होना चाहिए. फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस अ रैशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड, और सिर्फ कोई एक्शन नहीं बल्कि वो एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर. परफॉर्मेंस मेजर का मतलब यही है कि इट शुड मैक्सिमाइज इट्स, क्या मसला हो गया, इट शुड मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी ऑफ आउटकम्स, जो कि हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि एग्जिस्टेंस जो इसकी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करें, यानी कि गोल को अचीव करें. So again reading it out, for each possible percept sequence a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measure given the evidence provided by the percept sequence and the agent's built-in knowledge. कैसे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्शन है जो कि परफॉर्मेंस मेजर सबसे ज़्यादा कर रहा है इस स्पेसिफिक परसेप्ट सीक्वेंस में. दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द एजेंट, कि भाई उसका फंक्शन क्या है. जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एक वैक्यूम एजेंट का जो है एक फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, उसके फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या परसेप्ट सीक्वेंसेस हैं, उनकी बेस पर किस तरह से वो डिसीजन ले रहा है. तो गिवन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द परसेप्ट सीक्वेंस एंड द एजेंट्स बिल्ट इन नॉलेज, द एक्शन विच मैक्सिमाइजेस द परफॉर्मेंस मेजर शुड बी अप्लाइड ऑन एवरी पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस. सो परफॉर्मेंस मेजर, जिसको हम यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर सक्सेस ऑफ एन एजेंट्स बिहेवियर. इसको सिंपली ऐसे समझ लें, परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये है कि इफ़ देयर इज़ अ वैक्यूम एजेंट तो उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है, विच मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है. उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल द लोकेशंस दैट वैक्यूम एजेंट्स इज लुकिंग एट शुड बी क्लीन. ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि डर्टीनेस को कम से कम करना है, क्लीनलीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा करना है. दैट इज़ इट्स यूटिलिटी फंक्शन, दैट इज इट्स परफॉर्मेंस मेजर. मैं एक वैक्यूम एजेंट को अच्छा तब कहूँगा, दो वैक्यूम एजेंट्स को अगर मुझे कंपेयर करना है तो उनमें से मैं अच्छा उसको कहूँगा जिसके पास क्लीनलीनेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिसने डर्टीनेस सबसे कम की है, राइट. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग नोन एज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी.
एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि इट्स नॉट समथिंग जो कि हमें पता है, इट्स समथिंग जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, विच मीन्स कि यहाँ पर प्रिडिक्शन की बात आ जाती है। और जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तब हमें अपनी इनपुट और आउटपुट के साथ साथ एक स्पेशल चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, एंड दैट थिंग इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। वी ट्राई टू यूज़ प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, एंड सो ऑन, सो दैट आई कैन से कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एन एक्शन। विच मीन्स, जिस तरह वैक्यूम एजेंट की मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि एक सर्टेन परसेप्शन के अगेंस्ट मुझे एक एक्शन परफॉर्म करना है, वाई एम आई सेलेक्टिंग दैट एक्शन, क्यों मैं कर रहा हूँ उस एक्शन को सेलेक्ट। अव्वल तो ये है कि मैंने फंक्शन में लिख दिया, जिस तरह से अभी पिछली स्लाइड में मैंने लिखा कि भाई इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू डर्टी देन रिटर्न सक, ये मैंने लिख दिया। बट why did I write suck? Why did I not write return right? Why did I not write return left? Because इस perception के against, sorry, इस perception के against ये वो एक्शन है जिसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करेगा हमारे परफॉर्मेंस को। टर्निंग राइट आफ्टर रीडिंग दिस परसेप्शन इज़ नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सबसे ज़्यादा नहीं है। एक ऐसा एक्शन भी है जिसकी यूटिलिटी टर्निंग राइट से भी ज़्यादा है इन दिस particular perception, and that is suck. So this is why we are going to use this. We are not actually going to do mathematical functions in this lecture as well, as of now, unless we move towards, अभी हम सिर्फ definitions देख रहे हैं rational agents वगैरह की। So a big question, can a rational agent make mistakes? What do you think, Bilal? Can a rational agent make mistakes? All right, your verdict is no, that rational agents cannot make mistakes. And why is that? Any particular reason behind it? क्यों नहीं कर सकते वो गलतियाँ? Yes, you can say that, because any action they perform is not harmful. Uh, it's actually जो point है यहाँ पे वो ये है कि rational agents go according to their functions, just like they follow orders. A person who is just following orders cannot make mistake. The person who is delivering that order, or who is ordering that person to do something, is the one doing mistake, if there is any mistake. So a rational agent is going by this function. You have decided कि किसी एक सिचुएशन पर, हर एक सिचुएशन पर आपने बता दिया है क्या एक्शन परफॉर्म करना है. रैशनल एजेंट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स because it is thinking, and the action that this rational agent is performing is predefined. वो पहले से ही defined है.
वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो, या तो अगर वो गलत कर रहा है, गलती कर रहा है कोई, तो इट्स नॉट अबाउट कि वो गलती रैशनल एजेंट की है, इट्स अबाउट कि उसने जो चीज़ परसेप्ट की वो ही गलत थी। जो चीज़ उसने जिस तरह परसेप्ट की उसका जवाब वो उसी तरह से देगा, उस पे एक्शन उसी तरह से परफॉर्म करेगा। देयर इज़ नो लीवे फॉर देम, for a rational agent to make mistakes, although that thing is debatable, but because this we are talking only about rational agent, not any agent, a rational agent cannot make mistakes. So back to vacuum agent. All of the things that we have already seen in this in the previous slide. Do you think is this agent rational? जितना अभी हमने पढ़ा है, do you think is it a rational agent? All right, so you think it's a rational agent because it works according to the function, it works according to whatever it percepts, and it can act according to that perception. This is why we can say that this is a rational agent. It depends on the performance measure and environment properties. environment के ऊपर अभी डिटेल पे बात करते हैं अगली अगली स्लाइड्स के अंदर. So it depends on the performance measure and environment properties that this is a rational agent or not. Although this is a rational agent, it is working according to its rationality. But there are some aspects which can define its level of rationality, how much rational it is, how much according to the function it will go. क्या कोई ऐसी व्हाट डू वी कॉल इट, ऐसी परसेप्शन तो नहीं है, क्या कोई ऐसी इनपुट तो नहीं आएगी इसके पास जो कि हमने जिसका बताया ही ना हो कि उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, राइट. सो इस चीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कोई ऐसी सिचुएशन तो ये इनकाउंटर नहीं करेगा जिसके लिए हमने एक्शन परफॉर्म ही नहीं बताया इसको कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. सो इन दैट केस दिस एजेंट मे डू समथिंग जो कि हमें पहले से नहीं पता. So in that case we can say no, it's not working like a rational agent, although this was a rational agent. So let's move and study more about this rational agent. So whenever a rational agent is defined, उसके टास्क एनवायरनमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं. टास्क एनवायरनमेंट को या किसी भी रैशनल एजेंट का जो काम है उसको डिफाइन करने के चार एस्पेक्ट्स हैं. चार चीज़ों के ऊपर हम उसको डिफाइन करते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीज कहते हैं, PEAS, which is an abbreviation of P stands for performance measure, E stands for environment, A stands for actuators and S stands for sensors. परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट के ऊपर अभी तक हमने इतनी बात नहीं की. एक्चुएटर्स और सेंसर्स ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम आज की क्लास में इससे पहले भी थोड़ा बहुत इस पर बात कर चुके हैं. सो पी, परफॉर्मेंस मेजर. व्हाट इज अ परफॉर्मेंस मेजर? इट इज़ अ फंक्शन दैट एजेंट इज मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग. ये वो फंक्शन है परफॉर्मेंस मेजर जिसकी यूटिलिटी को एजेंट मैक्सिमाइज कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है. हर एक प्रॉब्लम जिसमें आप किसी चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इट कैन बी अ मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम एज वेल. फॉर एग्जांपल वही मैं कल वाली एग्जांपल लेता हूँ कि कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट चाहिए होता है. आप कहते हैं मैंने इतने रुपए लगाए हैं, मुझे इतने का प्रॉफिट मिलेगा. आप क्या चीज़ मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं? प्रॉफिट. या दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं लॉस को. सो इट कैन गो ईदर वे. तो या आप मिनिमाइजिंग कह लें या मैक्सिमाइजिंग कह लें, दैट्स ऑल राइट. और उसके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप कहें कि मैक्सिमाइजिंग इज़ द ओनली वे टू गो.
इट कैन बी अ मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम. सो अ फंक्शन का मतलब यही है, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करेंगी जिससे क्या हो, जिससे गोल अचीव हो जाए, परफॉर्मेंस मेजर हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, यूटिलिटी हमारी मैक्सिमाइज हो जाए. सो पी इज़ फॉर परफॉर्मेंस मेजर. एक्चुअली आप ये बताएं कि एजेंट का काम क्या है. ठीक है, इट इज़ अज्यूम्ड गिवन. अगर एक एजेंट बनाया गया है तो उसका परफॉर्मेंस मेजर भी दिया जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. इन प्रैक्टिस इट नीड्स टू बी कंप्यूटेड समवेयर. सबसे पहले इसको आपने कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वगैरह को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. जिस तरह से अभी हमने पिछला फंक्शन देखा, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि भाई इस सिचुएशन में इस एक पर्टिकुलर एक्शन की यूटिलिटी इतनी है, दूसरे एक्शन की यूटिलिटी इतनी है, तीसरे की एक्शन की यूटिलिटी इतनी है, वगैरह वगैरह. उनको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन अगर हम दे दें तो उससे ये होगा कि हमें कंप्यूट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कितने हद तक यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस मेजर. देन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स. एनवायरनमेंट जिस तरह से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड एनवायरनमेंट, यही वर्ड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे. और एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक रैशनल एजेंट किस एनवायरनमेंट से रीडिंग और एक्शन परफॉर्म कर रहा है किस पर. जैसे कि अगेन वैक्यूम एजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट क्या है. वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट वो रूम है जिसको उसने साफ़ करना है. वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट लेट्स से सीलिंग नहीं है, छत नहीं है उस रूम की. वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट बाहर की गली नहीं है. वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट एक दूसरा रूम नहीं है. वैक्यूम एजेंट का एनवायरनमेंट से लॉन नहीं है, ग्रास नहीं है. सो एनवायरनमेंट वो जो कि जिस पर एक वैक्यूम एजेंट ने काम करना है, या वहाँ से इनपुट लेनी है, या उस पर एक्शन परफॉर्म करना है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ड एनवायरनमेंट, आई विल गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, दिस वन. इसमें किस पर एक्शन एजेंट का काम क्या है कि वो इनपुट ले इन्वायरमेंट से और एक्शन भी इन्वायरमेंट पर ही परफॉर्म करे. दिस इज़ व्हाट द इन्वायरमेंट इज़. तो हर एक एजेंट का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल एक टेलीविज़न है, टेलीविज़न ने अगर कोई काम करना है तो वो टेलीविज़न के ऊपर ही करना है. टेलीविज़न उठकर नहीं आएगा कि वो लेट्स से कि आपके एक डिफरेंट रूम में जाकर वो कोई दूसरा काम करे. उसका इन्वायरमेंट वही टेलीविज़न है जहाँ पर वो रखा हुआ है. उसने उसी के ऊपर सब एप्लीकेशंस चलानी है, उसने साउंड भी वहीं से देना है, उसने इनपुट भी वहीं से लेनी है, एंड दैट्स ऑल. सो दैट इज़ व्हाट एन एनवायरनमेंट इज़. सो इट इज़ अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड स्टेट. इट इज़ अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन. एनवायरनमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, विच मीन्स कि मैं बताऊंगा कि मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या है. मेरे एनवायरनमेंट में 4 वॉल्स हैं. मेरे एनवायरनमेंट में 4 वॉल्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसमें फ्लोर की डायमेंशंस क्या हैं, उसमें सीलिंग की डायमेंशंस क्या हैं, उसको रेशनल एजेंट किस तरह से रीड कर रहा होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वन बाय वन में डिफ़ाइन करूँगा. and it is always represented as a tuple. What's a tuple? Tuple means that you write something in round brackets. बड़ा सिंप्लीफाई करके tuple का वर्ड समझा रहा हूँ मैं आपको. tuple का मतलब होता है you write something in round brackets which are in order. which are in order. For example, अगर मैं कहता हूँ कि I am reading the sky, आसमान को मैं स्टडी कर रहा हूँ, आसमान इज़ माई एनवायरनमेंट. और मैं कहता हूँ मैं आसमान में से 3 चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ कि क्लाउड्स हैं या नहीं, सन है या नहीं. बस ये 2 चीज़ें मैं स्टडी कर रहा हूँ लेट्स से. अब मैं उस एनवायरनमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा. इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं लिख दूँगा यस कॉमा यस. कैसे मैंने डिफाइन किया, मेरे क्या क्वेश्चंस थे. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लाउड्स हैं या नहीं, सन है या नहीं, और मैंने ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया, यस कॉमा यस, विच मीन्स कि ये एक टुपल बना दिया मैंने जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं. पहली वैल्यू ये बता रही है कि क्लाउड्स हैं या नहीं, और दूसरी वैल्यू ये बता रही है कि सन है या नहीं. सो इट्स टुपल. अब मैं अपने एनवायरनमेंट को अगर रीड करता हूँ तो मैं अपने एनवायरनमेंट स्काई को रीड करता हूँ, अपने एनवायरनमेंट को रीड करता हूँ, एंड आई सी नो एंड यस, जिसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि क्लाउड्स नहीं है और सन है. सो इट वर्क्स इन अ टुपल. ये तो मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया कि भाई
2 टुपल बना दें, यानी कि एक टुपल के अंदर 2 वैल्यूज़ है, आप 3 टुपल बना दें, 4 टुपल बना दें, मिलियन टुपल बना दें, विच मीन्स कि एक ब्रैकेट के अंदर मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ आर देयर एंड दे आर ऑल डिपिक्टिंग के हर एक वेरिएबल की क्या वैल्यू है आपके इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्शन। कोई भी एक एजेंट होता है तो वो इसी तरह अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह परसीव करके उसकी हर एक वैल्यू को देखकर फिर डिसाइड करता है कि मुझे इस एरिया पे क्या करना चाहिए। इफ़ अ प्लेन इज़ फ्लाइंग तो वो हर एक एस्पेक्ट को देखेगा, वो तकरीबन 10,000 चीज़ें देखेगा, उन सब की वैल्यूज़ देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इफ़ अ कार इज़ मूविंग, इफ़ अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ मूविंग, तो वो भी 10,000 चीज़ों की वैल्यूज़ देखकर और फिर डिसाइड करेगी कि फिर उस सर्टन सिचुएशन में जब लेट सपोज शुरू की 9,000 वैल्यूज़ यस हैं और उसके बाद वाली सारी नो हैं या 1 2 3 हैं या ABC हैं, वट एवर द वैल्यूज़ आर, उसकी बेस पर कौन सा एक्शन ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। And then we know the actuators and sensors. A is for actuators, actions that change the state according to transition model. Transition model का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन मॉडल आपने पढ़ा होगा उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, अगर आपको याद हो तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपने देखा होगा देयर वाज अ थिंग नोन एज ट्रांजिशन मॉडल। और ट्रांजिशन मॉडल का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो ये बताता है, इट इज़ अ राइटिंग रूल एक्चुअली। ट्रांजिशन मॉडल इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ मशीन, इट्स अ रूल। और ट्रांजिशन मॉडल ये कहता है कि इफ़ यू आर ऑन सम स्टेट, जिस तरह टोपल को आपने रीड किया, आपने कहा कि भाई मेरी स्टेट ये है कि देयर आर नो क्लाउड्स एंड देयर इज सन, ये आपकी स्टेट है। तो इफ़ यू आर ऑन सम स्टेट then the transition model, which means the rule, will tell you that what action should you perform. So that rule or that function is going to tell you what actions need to be performed. So A is for actions that change the state according to the transition model, yani according to the rules of the perception. Given a state and action, what is the successor state? What next state should you choose? Where should you move? What action should you perform? And S is for sensors, observations that allow the agents to infer the world state. Observations जो आप कर रहे होते हैं अपनी इस environment को read करके often come in a very different form than the state itself. For example, in tracking, observations may be pixels and state variables, 3D coordinates. Tracking जब आप कर रहे होते हैं GPS coordinates को जब आप tracking करते हैं, you have used the location sharing वगैरह आप लोगों ने use की होगी। सो उसमें आप देखते हैं कि 3D कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं कि वेयर आर यू इन अ सर्टेन स्ट्रीट, राइट। सो ऑब्वियसली उसको शो करने के लिए वो क्या करता है, वो पिक्सल्स दिखाता है आपको, यानी कि स्क्रीन के ऊपर उसने शो करना है। ऑल्दो दैट थिंग इज़ नॉट, जो GPS लोकेशन होती है दैट इज़ नॉट कैलकुलेटेड विया पिक्सल्स, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन नंबर्स एंड लोकेशंस एंड जियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस, एंड इट्स ओनली शोन टू यू एज एन इमेज यूजिंग अ पिक्सल. So it can be it can be different. So sensors are the observations that allow the agents to read the world state. So like I said, the task environment will be studied, will be read in 4 different things, will be defined in 4 different things: performance measure, environment, actuators and sensors, शॉर्ट फॉर पीस। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक एजेंट को देता हूँ, कोई भी एक एजेंट उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका पीस डिफाइन करें, तो उसका पीस इस तरह से डिफाइन हो जाएगा कि भाई उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है, हम ये देखेंगे वो किस एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, उसके एक्चुएटर्स क्या हैं और उसके सेंसर्स क्या हैं। अगर हम ये बता दें तो इसका मतलब है कि वी हैव डिफाइंड और स्पेसिफाइड द टास्क एनवायरनमेंट फॉर दैट एजेंट। लाइक दिस, कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। ऑटोनोमस टैक्सी, ऑटोनोमस टैक्सी या सेल्फ ड्राइविंग कार, इसका काम क्या है, इसके इन्वायरमेंट को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा। सो सबसे पहले क्या है, परफॉर्मेंस मेजर, देन एनवायरमेंट, देन एक्चुएटर्स एंड देन सेंसर्स। परफॉर्मेंस मेजर, what is the performance measure of a self driving car, of an autonomous taxi? What is the performance measure of it? Which means कि function क्या है उसका function ये है कि it should be safe, it should be fast, obviously it should be legal
comfortable trip, and maximize profits. These are the performance measure जो कि इसने maximize या minimize करना है, safety को maximize करना है, fast maximize करना है, लीगल को मैक्सिमाइज करना है, लीगल होनी चाहिए हर चीज़, कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, इस कंफर्टेबिलिटी को भी, कंफर्ट को भी इसने मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट्स को भी इसने मैक्सिमाइज करना है. ये सारे इसके परफॉर्मेंस मेजर्स हैं. नाउ ये किस एनवायरनमेंट पे काम करता है? सो इसका एनवायरनमेंट क्या है, ये कहाँ से रीड करके और कहाँ पर आउटपुट करता है? सो इसका एनवायरनमेंट सबसे पहले तो रोड्स हैं. रोड्स को ये स्टडी करता है कि रोड पे क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, रोड की कंडीशन किस तरह की है, उस पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. अदर ट्रैफिक इसका एनवायरनमेंट है, वो उसको भी रीड करता है. अदर ट्रैफिक, इफ द रोड इज़ क्लियर एंड देयर इज़ अनदर कार कमिंग राइट इन फ्रंट, सो इट शुड डिसाइड अकॉर्डिंगली कि इस पर क्या करना चाहिए. पेडिस्ट्रियंस जो पैदल चल रहे हैं लोग, उनको भी इसको देखना है, और कस्टमर्स को भी देखना है, विच मीन्स द पीपल विच आर यूजिंग दिस टैक्सी. एक्चुएटर्स क्या है इसके, किस चीज़ों के थ्रू ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है? स्टीयरिंग व्हील के थ्रू ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है. एक्सेलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, ये कुछ एक्चुएटर्स हैं, यानी वो बटन्स कह लें या वो चीज़ें कह लें जिसके यूज़ करते हुए ये कोई एक्शंस परफॉर्म कर रहा है. दीज आर द एक्चुएटर्स ऑफ एन ऑटोनोमस टैक्सी. सेंसर्स, कैमरास इसके ऊपर लगे हुए होंगे. सो ऑटोनोमस टैक्सी के जो कैमरा है जिसके थ्रू वो रीड कर रहा है रोड को, अदर ट्रैफिक को, अपने एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है. लाइडार्स लगे हुए होंगे, स्पीडोमीटर्स हैं, जीपीएस हैं, ऑडोमीटर्स, इंजन सेंसर्स, कीबोर्ड्स वगैरह वगैरह. इन सब के थ्रू वो सेंस कर रहा है कि एक्चुअली इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है. एंड देन एक्चुएटर्स यानी स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड सो ऑन के थ्रू वो उसी इन्वायरमेंट पर एक्ट कर रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट एक्चुएटर पीज specification of an autonomous taxi. Now look at spam filter. What does an spam filter do? spam filter का काम क्या है? spam filter का काम है, excuse me a minute. सो दिस इज़ द स्पैम फिल्टर. स्पैम फिल्टर का काम क्या है? उसके परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स को खुद देखकर थोड़ा सा समझें. आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स. बट स्पैम फिल्टर काम क्या करता है मैं वो बता देता हूँ. स्पैम फिल्टर इज़ द स्पैम फिल्टर ऑफ योर ईमेल. आपकी ईमेल में एक फ़ोल्डर होता है जिसको स्पैम या जंक ईमेल कहा जाता है. होता क्या है कि आपके ईमेल जो है वो रिसीव होती है, लेकिन हर ईमेल इनबॉक्स में नहीं जाती. कुछ ईमेल्स फ़िल्टर होके स्पैम में चली जाती हैं और कुछ ईमेल्स जो है वो इनबॉक्स में रहती हैं. इसका परफॉर्मेंस मेजर पीज एक्चुएटर्स क्या हैं, इसके पीज टास्क एनवायरनमेंट क्या है. लुक एट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन आई विल कंटिन्यू द लेक्चर. या सो दिस वाज द स्पैम फिल्टर. परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि भाई मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ईमेल्स एंड ऑब्वियसली फॉल्स नेगेटिव्स एज वेल, दोनों चीज़ों को एक साथ समझा देता हूँ मैं. फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव के इस तरह के वर्ड्स हैं कुछ, इनके वर्ड्स एग्जैक्टली समझ लें फिर इसको इस एग्जांपल के अंदर समझ लीजिएगा. फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव लग रही हैं लेकिन वो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं हैं. ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव लग रही हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है. विच मीन्स कि ऐसी चीज़ें, ऐसी ईमेल्स जो कि आपको लग रहा है कि स्पैम है लेकिन वो स्पैम नहीं है एक्चुअली. और दूसरी चीज़ होती है फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो कि आपको लग नहीं रहा कि वो स्पैम है लेकिन वो स्पैम है. आपको गलत लग रहा है कि वो स्पैम नहीं है. सो दो तरह की चीज़ें होती हैं, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव. का वर्ड एक्चुअली ज़्यादातर यूज़ होता है मेडिकल साइंसेस के अंदर. जब हम जिस तरह से लेट्स से कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, तो कोविड के जब टेस्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर देयर आर टू थिंग्स, या तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. एंड यू नो अबाउट दैट द पॉजिटिव, द टेस्ट रिजल्ट बीइंग पॉजिटिव इज़ अ बैड थिंग एंड बीइंग नेगेटिव इज़ अ गुड थिंग.
सो लेट्स से कि एक शख्स है जिसको कोविड है, ठीक है, लेकिन जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वो नेगेटिव आता है. सो आई विल कॉल दैट पर्सन और दैट टेस्ट एज फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि उसको फॉल्स जो है कोविड पॉजिटिव है बट एक्चुअली टेस्ट में उसका नेगेटिव आ गया, विच मीन्स द टेस्ट रिजल्ट्स आर फॉल्स. द टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स आर फॉल्स. So उसको मैं कहूँगा false negative because the person actually had COVID but the test results are not showing that he had COVID. This is why I will say that that is a false negative scenario. And false positive scenario क्या होता है? False positive में इस तरह से होता है, again taking the example of the COVID tests. False positive का मतलब ये होता है कि a person tests positive for COVID but that person was not actually having COVID. उसको कोविड नहीं है, उसको कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर नोन एज फॉल्स पॉजिटिव. उसको एक्चुअली नहीं था लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव आ गया. सो दैट विल नोन एज द पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट बट दैट इज़ अ फॉल्स टेस्ट रिजल्ट. तो सिमिलरली अगर मैं स्पैम फिल्टर की बात करता हूँ तो व्हाट डू आई वांट टू मिनिमाइज द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. मैं ऐसी ईमेल्स को मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ जो कि या तो स्पैम हैं और मुझे नहीं लग रही, या वो स्पैम नहीं है और मुझे लग रही हैं. इन चीज़ों, इस गलती को कम से कम करना चाह रहा हूँ मैं. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज़ द यूजर्स इनबॉक्स, द ईमेल अकाउंट, द ईमेल सर्वर, जो जहाँ से ईमेल्स रिसीव हो रही हैं वो मेरा एनवायरनमेंट है. उसी को मुझे स्टडी करना है और उसी को मुझे सॉर्ट आउट करना है, इधर बाय गिविंग टू द इनबॉक्स और गिविंग टू द स्पैम और जंक फोल्डर. Actuators are what? Actuators are the buttons that we use mark as a spam. The buttons that I will press or the agent will press in order to move an email from inbox to the spam folder, or just I can delete that. So sensors are what? Sensors are incoming email messages. जब आप एक incoming email आएगी, जैसे ही आपके पास incoming email आती है, the spam filter should sense that and then understand कि वो email एक spam है या नहीं. और उसके अलावा कोई information अगर उस email के साथ आ रही है, यूज़र का अकाउंट कौन सा है, किस डोमेन से भेजी गई है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप सेंस करके और फिर एक्चुएटर्स के थ्रू एक्ट करेंगे कि आया ये ईमेल एक स्पैम है या नहीं है. मूविंग ऑन, अनदर एग्जाम्पल, इसकी और 2-3 एग्जाम्पल्स और भी हो सकती हैं. लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स ट्राई टू डू सम वर्क ऑन दैट. इफ़ आफ्टर द क्लास व्हेन पीपल विल वॉच दिस वीडियो, जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे वो भी ज़रा इस एक्सरसाइज को करें, और अभी जो क्लास में स्टूडेंट हैं वो भी ज़रा इस एक्सरसाइज को करें. लेट्स सी, ऑटोनोमस टैक्सी का हमने बता दिया, स्पैम फिल्टर का हमने बता दिया. Let's try to specify the PEAS. P is environment for a chess game. एक मशीन है जो कि चेस खेल रही है. चेस इज़ अ बोर्ड गेम. आपको पता होगा चेस किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से बेशक पता हो ना हो, बट हाउ डज अ चेस बोर्ड वर्क, थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ कि देयर आर 2 प्लेयर्स. एक के पास वाइट पीसीज होते हैं और एक के पास उसी तरह के ब्लैक पीसीज होते हैं, एंड अल्टरनेटिवली दोनों एक एक मूव कर रहे होते हैं और उनका गोल यही होता है कि हर एक ने मैच या तो जीतना है या ड्रॉ करना है. ये एक चेस का गेम होता है. सो ट्राई टू डिफाइन और स्पेसिफाई द टास्क एनवायरनमेंट और PEAS फॉर अ चेस प्लेइंग एजेंट, एन एजेंट दैट प्लेज चेस. राइट इट ऑन, उसको ज़रा टाइप करें अपने पास चैट बॉक्स में और फिर मुझे भेजें, एंड देन आई विल अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू कमेंट ऑन दैट कि उसमें आपने क्या गलत किया, क्या सही किया. And the students who will watch the recording later on should do this exercise as well in order to understand what they are understanding wrong or right. So define and send me the task environment, या PEAS, for a chess playing agent. Let's take like 5-10 minutes for that. Type it out, write to me, and then we will comment on that. Yes guys, working on it. हमने चेस प्लेइंग एजेंट के PEAS डिफाइन करने का कहा है. परफॉर्मेंस मेजर एनवायरनमेंट एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स ऑफ अ चेस प्लेइंग एजेंट. होपफुली यू आर वर्किंग ऑन दैट, वेटिंग ऑन द आंसर. लेट्स सी व्हाट यू गॉट. अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है. ओके, लेट मी सी दैट. फिर मैं इस पर कमेंट करता हूँ.
ओके यस बिलाल, आपका मैं देखा मैंने, आप परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर और सेंसर्स जो आपने चेस प्लेइंग एजेंट के बताए हैं, उसमें परफॉर्मेंस मेजर आपने लिखा है विनिंग द गेम is the performance measure, which means you are trying to maximize the win probability कह लेते हैं उसको चलें of the game. Environment is the chessboard for you, that's okay. Chessboard position of every piece, yes. जिस तरह से हमने कहा था environment is the value, is a tuple, the value of every variable in your environment. So value of every variable means the same thing, जिस तरह से आपने लिखा है कि position of every piece, हर एक piece कहाँ है वो आपको पहले रीड करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना मूव करना होगा. Actuators are moving a piece. All right, if you're moving a piece is actually not the actuator, it's the action. ठीक है, it's not the actuator, but okay, इस चीज़ को हम सेम ले लेते हैं कि because how would you move a piece, that is not clear here. अगर आपका चेस प्लेइंग एजेंट इज़ लाइक अ रोबोट, इट्स लाइक अ फिजिकल रोबोट एंड इट हैज़ हैंड्स, तो फिर हम कह देंगे हैंड्स आर द एक्चुएटर्स, इसको यूज़ करते हुए वो पीस को मूव कर रहा है. इफ़ इट इज़ ऑन कंप्यूटर और कोई बटन्स हैं तो फिर हम उस बटन का नाम कर देंगे कि मूव बटन जो है वो एक्चुएटर है, एक पीस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा. एंड सेंसर्स आर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड दैट्स राइट कि इनपुट जो कीबोर्ड से आ रही है दैट इज़ द सेंसर. बट देयर इज़ अनदर थिंग एज वेल इन दिस सेंसर्स डिपार्टमेंट. सेंसर्स में ये है कि इन्वायरमेंट को सेंस वो कैसे कर रहा है, किस तरीके से वो सेंस कर रहा है. तो इट शुड नॉट बी ओनली द सेंसिंग पार्ट जो कि इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड जो आप दे रहे हैं उसको. इट्स अबाउट कि वो रीड कैसे कर रहा है द पोजिशन ऑफ एवरी पीस. ठीक है, एक्चुअली इन्वायरमेंट को रीड करेंगे ना हम सेंसर्स से, तो इन्वायरमेंट आपने कहा था पोजीशन ऑफ एवरी पीस या द चेस बोर्ड. चेस बोर्ड को आप कैसे रीड कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ सेंसर्स. सो चेस बोर्ड को हम कैसे रीड कर रहे हैं, इधर बाय द वैल्यूज़. अगर आपने उसको एज अ 2 डायमेंशनल एरे यूज़ किया है तो मैं उसकी पोजीशन को वेरीफाई कर रहा हूँ कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी रो नंबर है, कौन सा कॉलम नंबर है जिसके अंदर वो है, ये आप रीड कर रहे हो. दैट कुड बी यूज्ड एज अ सेंसर. या फिर आप अगर पिक्सल्स को देखते हुए रीड कर रहे हो तो दैट कुड बी यूज्ड एज अ सेंसर. ठीक है, सो ऑल इन ऑल a good approach to defining the performance measure environment piece task environment description of a chess playing agent. So this is how you describe an agent by only defining its 4 things. And if you define the 4 things that we have given here, if you define these 4 things, then you have essentially defined the whole agent's definition के agent ने actually काम क्या करना है. So moving on, so there are environment types, there are many environments that can be studied. बहुत से तरीके के environments exist कर रहे होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि environment जिस तरह चेस बोर्ड एक environment है या रोड एक environment है, इस तरह तो खैर millions of environments हैं. But the types of environment, there are multiple types of environment. ओके, उसी बात को आप शायद कमेंट कर रहे थे, मैंने अभी मैसेज देखा आपका कि कंप्यूटर के लिए ये एक्चुएटर लिखा है, मैकेनिकल रोबोट के लिए अलग सिचुएशन होगी. ठीक है, द बटन्स दैट यू विल यूज़ टू सेंस दीज थिंग्स विल बी दी एक्चुअल एक्चुएटर्स सेंसर्स. सो एनवायरनमेंट टाइप्स की हम बात कर रहे हैं. देयर आर एनवायरनमेंट्स विच आर फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड अच्छा, हर एनवायरनमेंट की टाइप को बेसिकली यहाँ पर 16 एनवायरनमेंट की टाइप्स आपको दी गई हैं. 16 नहीं, आई थिंक 14. But these 14 environment types are not actually totally different from each other. It's actually one thing is a positive side of that environment and one thing is the negative side of that environment. यानी कि एक ही environment है लेकिन उसमें एक चीज़ एक पोल पर है, एक नॉर्थ पोल पर, एक साउथ पोल पर है. जैसे कि सबसे पहले environment type को हम देखें तो fully observable environment and partially observable environment. सो ये 2 तरह के एनवायरनमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ऑब्जर्वेबल के ऊपर ही बात कर रहे हैं. एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल है, पॉजिटिव साइड है, और एक पार्शियली ऑब्जर्वेबल है विच इज़ काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइड. सो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जिसमें उस एनवायरनमेंट के हर वेरिएबल की वैल्यू आपको पता हो.
फुल्ली ऑब्जर्व कर सकते हो आप उस एनवायरनमेंट को कि उस एनवायरनमेंट में क्या हुआ है या क्या वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। ये बात हमें तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी जब हम बात करेंगे पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वेरिएबल्स तो आपको पता हो कि भाई ये 80 वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनमें से एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको कुछ की पता है, कुछ की नहीं पता। भाई अब 80 में से 50 की वैल्यूज़ आपको पता हैं, बाकी से 30 की आपको नहीं पता। दैट वुड बी नोन एज पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर मैं चेस की एग्जांपल लूँ इसमें, चेस के गेम की, तो इसके अंदर फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एक, लेट्स से कि मैं कहता हूँ एक चेस बोर्ड है विच इज़ अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। लेट्स सपोज मैं उसमें से कुछ पीसेस को मूव कर देता हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअल चेस गेम एज वेल। कुछ पीसेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरे कुछ पीसेस हैं जो कि लेट्स सपोज 12 पीसेस हैं, तो उनमें से 4 मैंने उठाकर साइड में रख दिए। अब उसका मुझे पता है कि वो कहाँ हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं। जब आप मूव करोगे तो मैं बताऊंगा कि वो कहाँ थे और आपका मूव सही हुआ या गलत हुआ। सो दैट एनवायरनमेंट वुड बी अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। कुछ पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि कहाँ हैं, लेकिन कुछ पीसेस का आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं। कुछ वेरिएबल की वैल्यूज़ आपको पता है कि कहाँ हैं और कुछ वेरिएबल की वैल्यूज़ आपको नहीं पता। दैट इज़ अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। इसी तरह डिटरमिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक, एपिसोडिक, एक एक करके सबको देखते हैं। और फिर जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आएंगे एल्गोरिदम्स पे, नेक्स्ट क्लास के अंदर सर्चिंग को स्टार्ट करेंगे, देन वी विल यूज़ दीज टर्म्स very casually, like this is an episodic environment, this is an unknown environment and whatever, and you will know कि हम किस environment की बात कर रहे हैं। So first of all, fully observable versus partially observable environment. Do the agent's senses give it access to the complete state of environment? हर variable की value पता है। For every given world state, all are the values of all the variables known to agent or not, like I said. So fully observable है अगर let's say कि दोनों सॉकर खेल रहे हैं, दोनों रोबोट्स हैं जो कि सॉकर खेल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो गेम है दिस इज़ ऑन अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर, एंड दिस इज़ इन एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑन एन एक्चुअल टर्फ। सो ये वाला जो गेम है इसमें हर वेरिएबल की वैल्यू पता है। इस गेम में बारिश नहीं होगी लेट्स से, इस गेम में क्या कहते हैं, कोई और ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि हमें, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। इस गेम में मुझे हर एक चीज़ की वैल्यू पता है, कौन सा मूव कहाँ पर है, कौन सा बटन कहाँ पर है, एंड सो ऑन। बट इस एनवायरनमेंट में, ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है जिसमें ये रोबोट स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ पर अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है। इसमें मुझे ये नहीं पता कि कितनी हाइट पर जो है वो आसमान है जहाँ से बारिश आएगी। अगर वो आनी है तो फिर मुझे अपने आप को किस तरह से बचाना है। इस पर मुझे ये नहीं पता कि एक टर्फ जो है वो कहाँ से अनइवन है, कहाँ से इवन है। वो मैं वहाँ जाऊँगा तो पता लगेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि टर्फ अनइवन हो गई, कहीं पर कोई खड्डा आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई। सो दिस इज़ अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, एंड दैट वन विच इज़ ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल स्क्रीन is a fully observable environment. Then coming on to deterministic versus stochastic environment, a very interesting one, जिसके ऊपर हमने जब हम गेम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो इस पर बात करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिटरमिन्ड बाय द करंट स्टेट ऑफ द एजेंट्स एक्शन। क्या नेक्स्ट स्टेट कंप्लीटली डिटरमाइन की जा सकती है करंट स्टेट की बेस पर? इट्स नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें अगर आप ये समझते हैं कि एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने से ये हो जाएगा, कोई एक सर्टेन काम हो जाएगा, तो इसका मतलब है यू आर इन अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उसमें मुझे पता है कि मैं ब्रेक पे प्रेस करूँगा तो गाड़ी रुक जाएगी या एटलीस्ट स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेक प्रेस करने से स्पीड कम हो जाएगी। इज दैट अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन? यस, इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। मुझे पता है ब्रेक प्रेस करने से यही होगा। लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि ब्रेक प्रेस करने से जो है वो ब्रेक लगेगा या नहीं, दैट इज़ नॉन एज अ स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। यानी कि लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि ब्रेक प्रेस करने से गाड़ी स्लो या रुक जाएगी, दैट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। लेकिन एक दूसरा एनवायरनमेंट है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आई कैन गो 100 माइल्स पर आवर। ये मैंने बात की कि आई कैन गो 100 माइल्स पर आवर। नाउ दैट इज़ एन स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों?
क्योंकि यू कैन गो 100 माइल्स पर आवर ऑन एवरेज, कॉन्स्टेंटली आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि रास्ते में कहीं पर जो है अनइवन रोड आ जाए, कहीं पर कोई ट्रैफिक जैम आ जाए, कहीं पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए वगैरह वगैरह। तो दोज आर द थिंग्स जो कि प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही हैं कि यार ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो दैट इज़ एन स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। लेकिन एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें मुझे पता है कि ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी ने रुकना ही है, दैट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। यानी नेक्स्ट स्टेप मुझे पता है कि क्या होगा, इट इज़ अ रिलायबल इंफॉर्मेशन रादर देन एन अनसर्टन इंफॉर्मेशन। सी इज द ट्रांजिशन मॉडल डिटर्मिनिस्टिक? क्या आपको पता है कि एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने से जो नेक्स्ट स्टेप आपने सोचा है आप उसी स्टेप पर जाएंगे या एक डिफरेंट स्टेप पर चले जाएंगे? ठीक है, सक्सेसर स्टेट आपकी गिवन है या नहीं है, या फिर स्टोकेस्टिक है? एक्सक्यूज मी अ मिनट। या एंड द स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट इज दैट वेयर अगर आपको पता है कि आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट स्टेट आनी है वही आएगी, कंफर्म है, डिटर्मिनिस्टिक है, तो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, अदरवाइज इट इज स्टोकेस्टिक। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, मैं उस एग्जांपल पे लास्ट में इसलिए आया हूँ ताकि आप सिर्फ ये ना समझें कि वो उसी एग्जांपल की बेस पर हम ये दो एनवायरनमेंट लगाते हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल जो नीचे दी हुई है, एक गेम है चेकर्स का या चेस का। मुझे पता है कि अगर मैं ये पीस मूव करूंगा तो ये इस पीस ने यहाँ आ जाना है और बोर्ड की सिचुएशन यही होगी कि ये वाला पीस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन अगर एक ऐसा गेम है जिसके अंदर डाइस का इस्तेमाल हो रहा है, ये बैकगमून है, हम लूडो समझ लेते हैं, लूडो आपने खेला होगा, कॉमनली नोन गेम है इन पाकिस्तान। लूडो का जो गेम है उसके अंदर डाइस आ जाती है, आप डाइस को रोल करते हैं। क्या लूडो के अंदर आपको कंफर्म है कि आप एक पीस को यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे तो बोर्ड की सिचुएशन ये हो जाएगी? नो, इट डिपेंड्स ऑन द रोलिंग ऑफ द डाइस। आप ये नहीं कह सकते कि यार इस मूव के बाद मैं ये मूव करूंगा, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि एक मूव आप चलोगे तो उसके बाद सिचुएशन यही होगी जो आपने सोची है। हो सकता है ये ना हो, आपने जो सोची हो अपोनेंट के पास डाइस पे कुछ और रोल हो जाए तो आपकी सिचुएशन खराब हो जाएगी, वो डिटरमाइन नहीं हो सकेगी जो कि आपने डिटरमाइन की थी। सो व्हेनेवर देयर इज चांस इन्वॉल्व्ड इन द एनवायरनमेंट, luck involved in the environment, probability involved in the environment, the environment would be known as stochastic environment. And when there is no chance, luck or uncertainty involved in the environment, that environment would be known as deterministic environment, right? And there is another type of deterministic, there is a मिडल वे बिटवीन स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक का मतलब है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिकॉज उसमें चांस इन्वॉल्व हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डिटर्मिनिस्टिक ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि इस मूव के बाद क्या होगा। लेकिन एक दरमियान की चीज़ है जिसमें मुझे ये तो पता है कि मेरे एक्शन से कौन सी सिचुएशन आएगी, मैंने अगर ये एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नेक्स्ट बंदे के किस एक्शन से क्या चीज़ परफॉर्म होगी। दैट इज़ नॉन एज स्ट्रेटेजिक। ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, इसमें लक नहीं है कि डाइस पे ये रोल होता है या नहीं, कार्ड्स मेरे पास ये आते हैं या नहीं, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेटजी है, लाइक अ चेस गेम। मुझे ये तो पता है कि मैं अपने पॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ तो ये सिचुएशन हो जाएगी गेम की, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा अपोनेंट क्या गेम करेगा, जिसके बाद क्या सिचुएशन होगी बोर्ड की। सो दैट वुड बी नोन एज अ strategic environment. So this was deterministic and stochastic. Moving on to episodic versus sequential environment. Episodic का मतलब ये होता है is the agent experiencing agent's experience divided into unconnected single decisions or actions, or is it a coherent sequence of observations and actions in which the world evolves according to the transition model? Episodic का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, जो एजेंट है, it will stop working until a certain action is performed. Episodic यानी कि जब तक एक certain trigger नहीं होता है, एक certain trigger नहीं दिया जाता है, तब तक आपका एजेंट ना ही परसेप्ट कर रहा है ना ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है।
लेकिन सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट द एनवायरनमेंट इज सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि उसमें ट्रिगर का वेट नहीं किया जा रहा, बल्कि एनवायरनमेंट इज कीप गोइंग, एनवायरनमेंट चलता जा रहा है, बस उस एनवायरनमेंट को मैनेज आपने करना है। जैसे कि स्पैम फिल्टर की अभी हमने एग्जांपल देखी, तो स्पैम फिल्टर इज एन एजेंट जिसका एनवायरनमेंट एपिसोडिक है। एपिसोडिक का मतलब ये है कि एक ईमेल आई, उसने उसको स्पैम में डाल दिया लेट से, नाउ द एजेंट इज नॉट परसीविंग एनीथिंग, अब वो ना कोई परसीव कर रहा है ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है जब तक कि कोई नई ईमेल नहीं आ जाती। तो अब उसका एनवायरनमेंट है, लेकिन वो एनवायरनमेंट इज डन एंड डस्टेड, और अब वो तब तक नहीं करेगा उस पर एनवायरनमेंट पे काम जब तक कि कोई नई ईमेल नहीं आ जाती, कोई नई एपिसोड नहीं आ जाती। लेकिन सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर चीज़ चलती जा रही है, आपने उसी को प्रोसेस करते जाना है, कहीं पर रुक नहीं रही चीज़। ठीक है, जैसे कि ये पैकमैन गेम है, पैकमैन गेम अगर आपने खेला हो या स्नेक गेम खेला हो मोबाइल फ़ोन्स पे, जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स आते थे, दैट वाज अ सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट। उसमें ये नहीं था कि इफ़ यू प्रेस अ की देन द स्नेक विल मूव, स्नेक इज मूविंग ऑल द टाइम, यू जस्ट हैव टू मैनेज इट। हर दफ़ा आपने परसीव करना है उसको और मैनेज करते जाना है, कहीं पर रुकना नहीं है। लेकिन एपिसोडिक में ये है कि आप रुक गए, अब जब तक नई चीज़ नहीं आती तब तक आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉन एज एन एपिसोडिक एनवायरनमेंट। स्टैटिक एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट। स्टैटिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जब एजेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस सिचुएशन में, यानी कि एजेंट ने परसीव किया, वही वैक्यूम एजेंट की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई वैक्यूम एजेंट ने देखा कि जगह पे मिट्टी है तो उस मिट्टी को साफ करना है, तो उसने ये इनपुट लिया कि इस जगह पर मिट्टी है, और अब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे इस इनपुट के अगेंस्ट क्या आउटपुट देनी चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो जब उसने ये इनपुट ले लिया तो अब ये सोच रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो जब उसको मिट्टी नज़र आई उसने ये सोचा कि मुझे साफ़ करना है इसको। जब वो एक्शन परफॉर्म करने जाता है, जब वो उसको साफ़ करने जाता है, पता लगता है वहाँ पर मिट्टी नहीं है। उसने जब रीड किया था तब थी, लेकिन जब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तब नहीं है। अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें यूज़र के एजेंट के सोचने पे एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कि भाई जब तक एजेंट सोच रहा है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है तब तक हो सकता है एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो उसको हम कहते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर ऐसा एनवायरनमेंट है कि यूज़र जो एजेंट है वो 1 सेकंड ले या 10 साल ले ले सोचने में, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, जो उसने रीडिंग की है वो वही रहेगी, देन दैट मीन्स दैट दैट एनवायरनमेंट इज स्टैटिक। जिस तरह आपको ये रूबिक क्यूब नज़र आ रही है, रूबिक्स क्यूब जो कि आपको एक तो टॉम एंड जेरी की सिचुएशन है और एक रूबिक्स क्यूब है। जो रूबिक्स क्यूब आपको नज़र आ रही है, इट इज़ एन स्टैटिक एनवायरनमेंट। अगर मैं इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ तो जिस हालत में मैं इसको छोड़ूंगा ये उसी हालत में पड़ा रहेगा। देयर इज़ नो अदर प्लेयर ऑन दैट, देयर इज़ नो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वक्त के साथ हो सकता है कि भाई वो ब्लू वाली चीज़ हट के ऑरेंज की जगह पर आ जाए और ऑरेंज वाली हट के ब्लू की जगह पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस हालत में मैं छोड़ूंगा, जब तक मैं सोच रहा हूँ तब तक वो रूबिक क्यूब उसी हालत में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जब तक वो सोच रहा है, जिस तरह आम तौर पर कार्टून्स में टॉम एंड जेरी में दिखाया जाता है कि भाई टॉम ये सोच रहा है कि मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, और तब तक पता लगता है कि जेरी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि उसके उस एक्शन से, टॉम के उस एक्शन से उसी को नुकसान पहुंच जाता है। सो वाइल द एजेंट इज थिंकिंग द एनवायरनमेंट कैन चेंज। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर दैट इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट, अदरवाइज दैट इज़ अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। discrete environment versus continuous environment. An environment can be discrete and it can be continuous. इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो आपको सामने नज़र आ रही है चेस बोर्ड की, एक चेस बोर्ड है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और एक चेस बोर्ड है ऐसा जो कि उस पर नज़र आ रहा है, आपको मशीन के थ्रू खेला जा रहा है। चेस में बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक पीस को मूव कर रहे हैं तो वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर चला जाता है। लेट सपोज कंसिडर करें ये वाला जो गेम है जो मशीन पर खेला जाता है, इसमें अगर आप इस पीस के ऊपर क्लिक करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे इस पीस को मूव करना है, अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो इस पे, इस पीस को मूव करना है, यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा
और फिर यहाँ पर क्लिक करके ले आऊँगा, ड्रैग करके ले आऊँ, या इस पर क्लिक करूँगा, जब ये सेलेक्ट हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पीस यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा। एक सिचुएशन है जब मैं फिजिकली खेल रहा हूँ, फिजिकली में भी मैं यही काम करता हूँ, मैं इस पीस को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। अब मेरा अपोनेंट, मैं अपने अपोनेंट के बारे में सोचता हूँ, या एज एन अपोनेंट में अगर सोचता हूँ जो मेरे खिलाफ खेल रहा है, उसके पास क्या सिचुएशन होती है। बड़े गौर से समझिएगा इस बात को। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरे अपोनेंट ने देख लिया, अब मेरा अपोनेंट भी तो सोच रहा है कि उसने अगले मूव्स क्या करने हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा अपोनेंट समझ गया कि आप ये वाला पीस मूव करना चाह रहे हैं, और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो पीस मूव हो गया। पहले मैंने जब यहाँ क्लिक किया, मेरे अपोनेंट ने सोचा मैं ये पीस मूव करना चाह रहा हूँ, अभी किया नहीं है, कहाँ करना चाह रहा हूँ ये उसको नहीं पता, लेकिन फिर मैंने यहाँ मूव कर दिया तो अब उसको पता लग गया कि मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है। लेकिन फिजिकल सिचुएशन में अगर मैं यही काम करूँ, मैं क्या करता हूँ, ज़रा साथ साथ रहकर समझना। मैं इस पीस को यहाँ मूव करता हूँ फिजिकल सिचुएशन में, यानी कि फिजिकल में गेम खेल रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पीस को उठाता हूँ और मैं इस पीस को यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब मैं कंप्यूटर पर खेल रहा हूँ तो इसको पता है कि मैंने किस पे क्लिक किया और कहाँ पर रखा, लेकिन फिजिकल में ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस पीस को उठाऊँ। विजुलाइज करें मेरे साथ, मैंने इस पीस को उठाया, ये पीस मेरे हाथ में है और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए। अब जब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इसको कहाँ रखना चाहिए, हो सकता है मैं 1 मिनट लगाऊँ, मैं 30 सेकंड लगाऊँ ये सोचने में कि इसको क्या रखना चाहिए। वो 30 सेकंड मेरे अपोनेंट के लिए यूजलेस हैं। यानी कि अब ये पीस जो कि मेरे हाथ में है, वो पीस इस वक्त उन 30 सेकंड्स में जब मैं सोच रहा हूं कि कहां रखना है, वो ना ही यहां पर है ना ही यहां पर है, ना ही यहां पर है ना ही यहां पर है, वो मेरे हाथ में है। जबकि कंप्यूटर पे अगर आप खेल रहे हैं तो पीस यहां पर है, जब क्लिक कर देते हैं तब भी यहां पर है, अनलेस आप इसको ये बताएं कि कहां पर जाना है। लेकिन फिजिकल में ऐसा हो सकता है मैं उठाकर सोच रहा हूँ 15 सेकंड 30 सेकंड तक, जब मैंने सोचा और फिर उसको जहां पर रखा, इन दैट सिचुएशन, जिस तरह अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें जो पीस इसके हाथ में है, दिस पीस इज नॉट ऑन द चेस बोर्ड बट इट इज इन द गेम। सो इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लें कि लेट्स से इफ यू आर इन कराची और इन एनी अदर सिटी, एंड फॉर एग्जांपल दुनिया में 2 शहर हैं, कराची और हैदराबाद। आप कराची में हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ पर हैं, आप कहते हैं मैं कराची में हूँ। दैट इज़ अ डिस्क्रीट आंसर। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब है डिफरेंट कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो दिस इज़ अ डिस्क्रीट आंसर। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन हैदराबाद, आई आस्क यू आप कहाँ हैं, आप यू विल से आई एम इन हैदराबाद। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद एंड आई आस्क यू कि आप कहाँ हैं। नाउ यू आर नीदर इन कराची नॉर इन हैदराबाद। दैट इज़ अ कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट, जहाँ पर ना ही आप एक जगह पर हैं ना ही आप दूसरी जगह पर हैं। दैट विल बी नॉन एज अ कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 1-2 और टाइप्स रह गई हैं हमारी इन्वायरमेंट की, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अराउंड 11 AM दोबारा ज्वाइन करते हैं फॉर आवर लैब सेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन वी विल कंटिन्यू द लैब सेशन। और इस क्लास को हम 2 PM पर कंटिन्यू करेंगे, 2 to 5 PM जो हमारी क्लास है आज। अगर कोई इसमें चेंजिंग होती है टाइम टेबल में, पॉसिबिलिटी है शायद हो जाए, तो मैं उसका मैसेज कर दूंगा। अदरवाइज वी विल हैव द क्लास एट 2 PM. Thank you very much. See you in next class.